तो दोस्तों, कल कुछ डेफिनेशंस देखने के बाद अब आज हम और आगे बढ़ते हैं, कुछ और डेफिनेशंस के ऊपर आते हैं। एक मेजर डेफिनेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट भी है, एंड दैट इज सेक्शन 2(7)(a). सेक्शन 2 सबसेक्शन 7(a) डिस्क्राइब्स इंडियन इंश्योरेंस कंपनी। कल मैंने आपको कहा था कि 4 लोग ही बिजनेस कर सकते हैं, उनमें से एक ये थी। किसे कहेंगे इंडियन इंश्योरेंस कंपनी। 4 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन इंश्योरेंस कंपनी। इंडियन इंश्योरेंस कंपनी मीन्स any insurer being a company. Any insurer, कल मैंने इंश्योरर की डेफिनेशन आपको बताई थी। being a company, being a company मतलब कौन सी कंपनी? कंपनी लिमिटेड बाय shares. Indian insurance company means an insurer being a company which is limited by shares and which is formed and registered under the Companies Act 2013 as a public company, which is formed and registered under the Companies Act 2013 as a public company. यानी a private company cannot be treated as an insurance company, उसको लाइसेंस ही नहीं देंगे हम। which is formed and registered under the Companies Act 2013 as a public company or converted into such a company within 1 year of commencement of the Insurance Amendment Act 2015. ठीक है, और converted into a company within 1 year of the commencement of Insurance Amendment 2015. ठीक है, which is formed and registered under the Companies Act 2013 as a company or converted. अब क्या हुआ साहब, सरकारी अध्यादेश है। कंपनीज एक्ट 1912 जहां भी लिखा हुआ है बदल दो, 1913 जहां भी लिखा हुआ है बदल दो, 2013 कर दो। कंपनीज एक्ट जहां भी 1956 लिखा हुआ है बदल दो। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि ये यहाँ पे भी 2013 आ गया। अब कोई बोलेगा साहब हम तो 1956 में रजिस्टर्ड हुए थे, कोई बोलेगा साहब मैं तो 1913 में रजिस्टर्ड हुआ था, तो क्या हम अब कंपनी नहीं रह गए जो इंश्योरेंस का बिजनेस करें? इट इम्प्लाइज ना, लेजिस्लेशन के अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट अपन ने देखा था, और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में अगर कोई अनोमली आ जाती है तो हम कुछ एड का सहारा लेते हैं, और उसमें से एक एड हमने देखा था कि अगर पुराना एक्ट है और नया एक्ट है तो हमेशा अगर अनोमली आ जाती है तो पुराने एक्ट के रेफरेंस से हम जाते हैं, और पुराने एक्ट के रेफरेंस में हम जाते हैं तो उन्होंने 2013 और 1956 वाली कंपनीज को लिया था। गलती ये हो गई कि
company under the Companies Act 2013 including those companies which in erstwhile law, ये उनको वहाँ लिखना था, नहीं लिख पाए, कोई बात नहीं, बट हम समझ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो कंपनीज 1956 या 1913 के अंदर रजिस्टर्ड हैं वो इंश्योरेंस कंपनी नहीं कहलाएंगी, दे विल बी देयर ना। So insurance company means an insurer being a company which is limited by shares and which is formed and registered under this act, और उसके अंदर एक बात और, that in which the aggregate of holding of इक्विटी शेयर्स लिख रहा हूं मैं यहां, इक्विटी शेयर्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। Do not exceed 49% of paid up equity capital of such insurance company, which is Indian owned and controlled in such manner as may be prescribed। बड़ी लंबी सी लाइन थी साहब, खत्म हुई। In which the aggregate of holding of equity share by foreign investors including portfolio investors do not exceed 49%। हालांकि ये चेंज 2014 में ही आ गया था, ये कोई इंश्योरेंस एक्ट 1938 का चेंज नहीं है, 2015 का अमेंडमेंट नहीं है, ये अमेंडमेंट तो 2014 में भी आ गया था। सो ये अमेंडमेंट 26% से बढ़ाकर 49% पे कर दिया गया था। इस इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2015 ने उसको अपने हाथ में इनकॉर्पोरेट करके लगा दिया। तो 49% ऑफ द प्रेफरेंस ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ सच इंश्योरेंस कंपनी विच इज एन इंडियन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। इंडियन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड इन सच मैनर एज प्रिस्क्राइब मतलब नॉर्मली इंडियन कंट्रोल कब कहलाया जाए, मोर देन 1/2 ऑफ द वोटिंग राइट्स आपके पास हो या मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स के ऊपर आपका कंट्रोल हो, तो वो एक्सप्लेनेशन के अंदर उन्होंने एक्सप्लेन करके दे दिया है दैट देयर इज अ कंट्रोल। लेकिन ध्यान रखें ये डेफिनेशन है इंडियन इंश्योरेंस कंपनी की। क्या क्या पॉइंट हो गए साहब इसमें? सबसे पहला तो उसको होना चाहिए कंपनी, कंपनी के बाद मुझे प्लस चाहिए लिमिटेड बाय शेयर्स, उसके बाद चाहिए पब्लिक, उसके बाद मुझे एक चीज और चाहिए कि उसकी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल नॉट मोर देन 49% इज शुड बी 49% और लेस, नॉट एक्सीडिंग, यानी 49% और लेस मे बी विथ फॉरेन कंपनीज और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, एंड साथ में चाहिए कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय इंडियन कंपनी। बात ही खत्म हो गई। अब तुम जॉइंट वेंचर बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ, मुझे मतलब नहीं है। वी नीड कंट्रोल ऑफ ऑनरशिप बाय इंडियन कंपनी। कंट्रोल ऑफ ऑनरशिप किसके पास होनी चाहिए? कंट्रोल और ऑनरशिप किसके पास होनी चाहिए? इंडियन कंपनी के। तो इसे हम कहते हैं इंडियन इंश्योरेंस कंपनी।
अमेंडमेंट के रूप में अगर मैं देखूं तो हर जगह इक्विटी शेयर कैपिटल वर्ड यूज करने में आ रहा है, हर जगह पूरे एक्ट में जहां भी पेड अप कैपिटल था वहां पेड अप इक्विटी कैपिटल कर दिया है। ये एक अमेंडमेंट है। 49% दूसरा अमेंडमेंट है जो आया है अंडर दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ इंडियन इंश्योरेंस कंपनी। बाकी तो अपनी जगह पे है। अब बढ़ते हैं और आगे। अब एक कंडीशन और डाली गई, इतनी तो हो गई, एक कंडीशन और डाली गई, हुज, मैं पहले उस कंडीशन को यहां लिखता हूं, प्लस, देखो आप क्या क्या चीजें हैं, पहले तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस हुज सोल पर्पस, क्या है सोल पर्पस? टू कैरी ऑन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, तीसरा री इंश्योरेंस बिजनेस, और अब नया अमेंडमेंट के साथ आ गया हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस। ये अमेंडमेंट में डाल दिया गया है हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस। तो मतलब सीधी सी बात है कि कंट्रोल के बाद अपन यही ले लें तो कंपनी चाहिए, लिमिटेड बाय शेयर्स चाहिए, पब्लिक लिमिटेड होना चाहिए, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल लेस देन 49% मे बी विद फॉरेन कंपनी एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, एंड कंट्रोल एंड ऑन बाय इंडियन कंपनी होना चाहिए, और साथ में जिसकी सोल पर्पस जो है वो सिर्फ एक ही पर्पस है, क्या तो लाइफ इंश्योरेंस करे, जनरल इंश्योरेंस करे, री इंश्योरेंस करे, हेल्थ इंश्योरेंस करे, सब साथ में करे, हमें मतलब नहीं। It can carry on business, more than one faculty, they can go, no problem. But yes, that is known as Indian Insurance Company. Now, अब बढ़ते हैं आगे। क्या इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू भी हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। एक डेफिनेशन आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज की भी मिलेगी। अब उस डेफिनेशन पर आ जाते हैं। इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 8A। आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो नंबर की जरूरत नहीं है। सेक्शन 2 8A, इंश्योरर बीइंग अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक इंश्योरर जो क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इंश्योरर बीइंग अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी क्या था? इंश्योरर बीइंग अ कंपनी। अब ये क्या है? इंश्योरर बीइंग अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो अब इंश्योरर बीइंग अ कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर और कौन आएगा? कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी? जो रजिस्टर्ड है कहां? अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, या स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट अगर कोई है तो वो, या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट है तो वो। आपको मालूम है कोऑपरेटिव सोसाइटी 3 तरीके से रजिस्टर हो सकती है, या तो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंदर, या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 के अंदर। देयर कैन बी अपॉइंटमेंट। 1984 में पहली बार बना था, अमेंडमेंट होकर 2002 में आ गया, दैट इज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। ना कोऑपरेटिव, क्या हर कोई एरी गेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी आकर के बिजनेस कर सकती है क्या? नो नो नो, इट शुड हैव मिनिमम पेड अप कैपिटल प्लस वी नीड व्हाट? मिनिमम
पेड अप इक्विटी कैपिटल आएगी यहाँ पे भी, खैर यहाँ पे तो इक्विटी कैपिटल ही होती है। मिनिमम कैपिटल ऑफ कितना, विद द मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 100 करोड़। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एंड हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस, तीनों केसेस में आपको कितना रखना पड़ेगा, 100 करोड़। चाहे लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस हो, चाहे जनरल इंश्योरेंस बिजनेस हो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस हो। हालांकि हेल्थ इंश्योरेंस इज वन ऑफ द जनरल इंश्योरेंस विंग, बट इन लोगों ने एक वेटेज दिया है हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस को हमेशा से। तो अब ऐसा नहीं है कि हेल्थ इंश्योरेंस इज समथिंग अ डिफरेंट विंग ऑफ इंश्योरेंस, इट्स अ सेम थिंग कि दो ही इंश्योरेंस होते हैं, उसमें जनरल इंश्योरेंस में से एक काफी ज्यादा होता है, इसलिए उसको हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस बोलते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट ये है कि इस सोसाइटी के अंदर, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, प्लस मान लीजिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो शेयर होल्डर्स हैं, वैसे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट किसी भी शेयर होल्डर को 20% से ज्यादा होल्डिंग रखने ही नहीं देता है, लेकिन फिर भी इंश्योरेंस एक्ट में एक प्रावधान है, ना तो कोई बॉडी कॉर्पोरेट, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं है, formed or registered outside India either by itself or through its subsidiary or nominees at any time hold more than 26% of the capital of such cooperative society। यानी इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो कोई बॉडी कॉर्पोरेट है जो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, either it is registered or it is unregistered, फॉर्म्ड और आउटसाइड इंडिया, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड है, नहीं इनकॉर्पोरेटेड है, फॉर्म्ड रजिस्टर्ड इन इंडिया है, नहीं है, थ्रू द सब्सिडरी और नॉमिनी, इट कैन नॉट होल्ड मोर देन 26% इन सच अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट का 26% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मोर देन 26% होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। और इस बॉडी कॉर्पोरेट की खासियत क्या है, इट मे बी इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। दूसरी खासियत, इनकॉर्पोरेटेड और नॉट अपने जगह पे है एक बात, विच इज इनकॉर्पोरेटेड और नॉट इट्स अप टू इट्स, लेकिन फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया है। नो बॉडी कॉर्पोरेट whether incorporated or not incorporated which is formed and registered outside India। formed and registered outside India, जो formed और registered है outside India, either by itself or through its subsidiary, should not have what, उनके पास नहीं होना चाहिए at any time 26% से ज़्यादा कैपिटल उस कोऑपरेटिव सोसाइटी की। और इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, मेन ऑब्जेक्टिव टू कैरी ऑन लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, LGH। बस यही बिजनेस कैरी ऑन करने की इसकी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिसके लिए ये बनाई गई थी। ये है सेक्शन 28A। अब बढ़ते हैं और आगे, यानी 8A में इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, जो चाहे 1912 में है या स्टेट या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में है। मिनिमम कैपिटल 100 करोड़ की चाहिए। ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी होना चाहिए जिसमें 26% से ज्यादा होल्डिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट की। सिंपल यार, फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट की 26% से ज्यादा होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। मेन ऑब्जेक्ट लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस का ही हो, 100 करोड़ की कैपिटल हो और साथ में वो रजिस्टर्ड हो, खत्म बात। That can be treated as insurance being a cooperative society। तो फाइनली इसमें कितनी बात हो गई, पहली बात कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, प्लस 100 करोड़ की मिनिमम कैपिटल हो, प्लस
फॉरेन बॉडी कॉरपोरेट का नॉट एक्सीडिंग 26% इन्वेस्टमेंट हो, प्लस लाइफ, जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस सोल पर्पस हो, बात ही खत्म हो गई सर। इन तीनों को मिला दूं तो क्या बन जाती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंश्योरर बीइंग अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। वेरी सिंपल। अब बढ़ते हैं और आगे थर्ड पे। इसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस बाय सर्टेन पर्सन्स। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस बाय सर्टेन पर्सन, सेक्शन 2C बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जरा मैं इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डलवा दूं इस सेक्शन को। सेक्शन 2C, नो पर्सन शैल कैरी ऑन एनी क्लास ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया अनलेस ही इज। आप ना लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हो, ना जनरल इंश्योरेंस कर सकते हो, ना हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हो। नो पर्सन कैन कैरी ऑन बिजनेस ऑफ एनी क्लास ऑफ इंश्योरेंस अनलेस ही इज, पहला, पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी विद इन द डेफिनेशन ऑफ कंपनीज एक्ट। दूसरा, अ कोऑपरेटिव, जो अभी देखी, और अ बॉडी कॉर्पोरेट under the law of any country outside India, not being in the nature of private company. A body corporate यानी incorporated outside India यानी foreign company, and not of a nature of private company. तो सीधी सी बात है, हमें फॉरेन पब्लिक कंपनी चाहिए, इंडियन पब्लिक कंपनी चाहिए या कोऑपरेटिव सोसाइटी चाहिए। इनके अलावा कोई बिजनेस नहीं कर सकता। तो सर फिर LIC, GIC इनका क्या होगा? जो इरेडा के आने के पहले से कॉरपोरेशंस थे वो तो चलते रहेंगे, लेकिन नया कोई कॉरपोरेशन अब जन्म लेने वाला नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस की किसी भी फैकल्टी का इंश्योरेंस बिजनेस करने के अधिकार अब सिर्फ 3 लोगों के पास है। या तो इंडियन पब्लिक कंपनी करेगी, या कोऑपरेटिव सोसाइटी करेगी, या फॉरेन पब्लिक कंपनी करेगी। इन 3 के अलावा इंश्योरेंस का बिजनेस कहीं भी नहीं हो पाएगा। दैट हैज़ टू बी इंश्योर्ड। ये बिल्कुल बात क्लियर हो जानी चाहिए कि इनके अलावा इंश्योरेंस का बिजनेस करने का दम किसी में नहीं होगा। दे कैन नॉट एंटर इनटू बिजनेस। ये दोस्तों अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तो खैर इंपॉर्टेंट था ही, इसको मैं मिटा रहा हूं, लेकिन मिटाने के बाद जो रिप्लेस करूंगा वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकदम से नई सेक्शन है जो आकर के जुड़ी है हमारे इंश्योरेंस में। जो नई सेक्शन जुड़ी है वो है सेक्शन 2CB। और सेक्शन 2CB ब्रैकेट में नहीं है, उसका नाम ही सेक्शन 2CB है। सेक्शन 2CB ये, इसको कुछ ऐसे सोचते हैं कि मान लीजिए जेट एयरवेज है, और सपोज मरीन क्वीन शिपिंग कंपनी है, या एक्स रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड। अब क्या हुआ
इसको अपने एरोप्लेन्स के लिए इंश्योरेंस करवाना है, इसको अपनी शिप के लिए इंश्योरेंस करवाना है, इसको अपनी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज के लिए इंश्योरेंस करवाना है। तो क्या होता है, आजकल स्टेटस सिंबल होता है। सर आपने पॉलिसी किससे ली? बोले सर मैंने तो फॉरेन इंश्योरर से ली, इंडियन इंश्योरर से तो ली ही नहीं। तो भैया उनको प्रोहिबिट कर दिया गया है। सेक्शन 2CB कहती है नो पर्सन शेल टेक आउट और रिन्यू एनी पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस। ना तो कोई पर्सन टेक आउट करेगा और ना ही रिन्यू करेगा एनी पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया, इंडियन प्रॉपर्टी, इंडियन रजिस्टर्ड शिप और इंडियन रजिस्टर्ड प्लेन्स, vessels or aircraft registered in India with an insurer whose principal place of business is outside India. ऐसा इंश्योरर जिसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, आप उससे इंश्योरेंस नहीं करवा पाओगे जब तक कि आप प्रायर परमिशन नहीं ले लेते इरडा से। क्यों किया होगा ये कार्य क्रम? कोई बता सकता है? प्लेन्स का इंश्योरेंस करोड़ ऑफ रुपीस में होगा, वेसल का इंश्योरेंस करोड़ ऑफ रुपीस में होगा, और ऐसे रियल एस्टेट वाले जो इंश्योरेंस हैं ये भी करोड़ ऑफ रुपीस में होंगे, और प्रीमियम करोड़ ऑफ रुपीस कन्वर्ट होकर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाएगी। और जब डॉलर इंडिया से बाहर जाएगा तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि जो हमारा डॉलर हो वो इंडिया से बाहर जाए। ये तो हमारे फेमा का बेसिक रूल है सर, कि अगर जब तक इंडिया में डॉलर आता है हमको बड़ा अच्छा लगता है, डॉलर इंडिया से जाता है हमें बड़ा बुरा लगता है। तो इसलिए हमारे IRDA को भी बड़ा बुरा लगता है। तो IRDA तभी परमिशन देती है जब कोई मजबूरी ना हो, अदरवाइज IRDA कहती है अपनी इंडियन इंश्योरेंस कंपनी है, करवाओ इनसे। वाई आर गोइंग विद अ फॉरेन कंपनी जिसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया है? और अगर किसी ने बिना परमिशन के ऐसा कुछ कर लिया तो फिर तो आप मान के चलो कि उसके और पेनल्टी लगेगी। प्रीमियम कितने भी हो, पेनल्टी 5 करोड़ रुपए की प्रीमियम कितनी भी हो, द मिनिमम पेनल्टी इज ऑफ 5 करोड़ रुपीज। हो सकता है प्रीमियम 5 करोड़ रुपए की ना हो, लेकिन पेनल्टी तो कितने की लगेगी? 5 करोड़ की। इतनी जबरदस्त सेक्शन बनाई है ये सेक्शन 2CB। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं इसके ऊपर तो 7 सितारे लगा लो आप, किसी भी दिन आ टपकेगी ये सेक्शन। ये इसी बार अमेंडमेंट में आई है, इसलिए बड़ी हाईलाइटेड सेक्शन सी है साहब, कि कोई भी बंदा ना तो इंश्योरेंस को टेक आउट करे। अच्छा ये पेनल्टी लग किस पे रही है? ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। ये पेनल्टी लग रही है जो इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रहा है या रिन्यू करवा रहा है। नो पर्सन शेल टेक आउट और रिन्यू एनी पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया विद एन इंश्योरर हुज प्लेस ऑफ बिजनेस इज आउटसाइड इंडिया। तो जो इंश्योर्ड है, कल मैंने आपको चालू यहीं से किया था कि एक इंश्योरर है और एक इंश्योर्ड है, ये सेक्शन इंश्योर्ड पे लग रही है, इंश्योरर पे नहीं है। और वेरी इंटरेस्टिंग। और ये 5 करोड़ की पेनल्टी सुनकर तो बड़ा मजा आता है, विच में भी एक्सटेंड टू 5 करोड़ है। ऐसा नहीं है कि मिनिमम पेनल्टी 5 करोड़ की लगेगी, बट मैं बता रहा हूँ कि दैट पेनल्टी में भी एक्सटेंड टू 5 करोड़ रुपीस। तो दैट्स अ बिग डील विच हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। नाउ नेक्स्ट अगली बात करते हैं कि क्या इंश्योरेंस का बिजनेस करना है इंडिया में तो ऐसे ही कर लें। बस आज कंपनी इनकॉर्पोरेट की और उसके मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डाल दिया कि हमारा जो प्रिंसिपल बेस ऑफ बिजनेस है वो इंडिया में है, और प्रिंसिपल हमारा तो हेल्थ करेंगे, लाइफ करेंगे, जनरल करेंगे, और बस चालू हो जाओ, फटाफट करो अपॉइंट एजेंट को, बोलो लोगों के पीछे पड़ जाए। नो वे। Section 3 is very important under the Insurance Act, which says that there must be registration of insurance company. क्या इसमें भी अमेंडमेंट आया है सेक्शन 3 में? Is there any amendment in section 3? सिर्फ डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई किए हैं, कोई नया अमेंडमेंट इसके अंदर है नहीं, बाकी प्रोसीजरल तो वो के वही है। रजिस्ट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी।
Section 3, registration of insurer. Person should obtain a certificate of registration of a particular class of insurance business from authority. एक मिनट. पर्सन, कौन सा पर्सन भैया? जो अपन ने अभी देखा थोड़ी देर पहले, और वो पर्सन तो होना ही नीचे जो रिस्ट्रिक्टेड था कि वो इंश्योरेंस के बिजनेस कर ही नहीं सकता. तो एलिजिबल पर्सन हम बात कर रहे हैं. एलिजिबल पर्सन शुड get it registered and obtain क्या? Certificate of registration for each class of insurance. तुम्हें लाइफ का करना है तो लाइफ का COR अलग लेना पड़ेगा, हेल्थ का करना है तो हेल्थ का COR अलग लेना पड़ेगा. हर क्लास, जितनी भी क्लास है उन सब के लेना पड़ेंगे. इवन फायर, मरीन, इन सब के ही आपको अलग अलग लाइसेंसेस लेना पड़ते हैं. तो दैट्स अ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट. पर्सन शुड ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस फ्रॉम IRDA अथॉरिटी. किससे मांगना पड़ेगा सब? पर्सन फ्रॉम IRDA. IRDA से आपको सर्टिफिकेट चाहिए. ये सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं. प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना पड़ेंगे. किसको? IRDA को. IRDA उन डॉक्यूमेंट्स के बाद आपको क्या देगा? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. किसके लिए? हर क्लास ऑफ इंश्योरेंस के लिए. और तब आप पर्सन की तरह यहाँ पे क्या करवा लोगे? रजिस्ट्रेशन. और फिर आप कर सकोगे क्या? इंश्योरेंस का बिजनेस. ये थी सेक्शन 3 जिसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है. लेकिन रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर क्या है? ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? जब एप्लीकेशन मिलेगी रजिस्ट्रेशन की, उसकी इंक्वायरी होगी. ये देखने पर इन कंट्रोलर को फिट है. अगर कंट्रोलर को ये कंट्रोलर मतलब अगर IRDA हुआ तो IRDA, और अगर IRDA नहीं हुआ तो कंट्रोलर को ये सेटिस्फेक्शन हो गया कि फाइनेंशियल कंडीशन एंड द जनरल कैरेक्टर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द एप्लीकेंट आर साउंड. कड़े सॉलिड लोग हैं. अगर ऐसा लगा कि वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस जो इन लोगों को मिलने वाला है, वो वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस जो है, वो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है, जो इस रिस्पेक्ट में इन्होंने बनाया है, ये काफ़ी एडिक्वेट है और इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक जो है वो सर्व होगा अगर इन्हें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया गया, तो क्लास और क्लास ऑफ इंश्योरेंस के केस में तो आज जो है ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट मिल जाएगा. तो ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट देने के लिए IRDA ही जिम्मेदार है और IRDA के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होगा, और अगर IRDA भंग कर दिया जाए तो उस केस में फिर कंट्रोलर के पास ये अथॉरिटी चली जाएगी और वो सेटिस्फाई हो जाएंगे कि रजिस्ट्रेशन देना है या नहीं देना है, तब जा करके रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा. नाउ इंपॉर्टेंट इज कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने से पहले हम किन क्राइटेरिया पर बात करेंगे. तो सर, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने से पहले IRDA मतलब अथॉरिटी क्या सोचेगी? अथॉरिटी क्या सोचेगी? अथॉरिटी कौन है? IRDA. अब IRDA इस एप्लीकेशन को भेजेगी अपनी किसी अथॉरिटी के पास जो इनको देखेगा. तो जनरली क्या होता है, IRDA कंट्रोलर जो उनका IRDA का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसको ये सौंप दिया जाता है. और अगर ये कंट्रोलर IRDA की तरफ से है तो ठीक है, लेकिन किसी दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पावर एक्सरसाइज करते हुए IRDA को स्क्रैच आउट कर दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोलर बैठेगा. अभी तो मैं यहाँ कंट्रोलर बोल रहा हूँ, कौन सा? विच इज देयर विद द IRDA. तो कंट्रोलर को बोलेगी कि आप जरा इनके डॉक्यूमेंट्स देखकर बताएं कि इनको रजिस्ट्रेशन देना चाहिए या नहीं. कंट्रोलर जब ये देखेंगे कि फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है, इसके मैनेजमेंट का कैरेक्टर ठीक है, डिफॉल्टर्स नहीं है, पता चला 25 जगह डिफॉल्ट करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी तो नहीं खोल रहे हैं, तो डिफॉल्टर नहीं है. तीसरी बात, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस अवेलेबल रहेगा.
कैपिटल स्ट्रक्चर साउंड है और जनरल पब्लिक को बेनिफिट होगा, देन अगर ये सारी बातें हो गई, देन देयर विल बी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी ग्रांटेड टू द एप्लीकेंट। जो एप्लीकेंट होगा उसे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। सो सिंपल। नाउ क्या IRDA रिफ्यूज कर सकता है रजिस्ट्रेशन? यस, दे कैन रिफ्यूज द रजिस्ट्रेशन। लेकिन रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज करेंगे तो उनको उनके डिसीजन के बारे में पूरा रीजन डॉक्यूमेंट करना होगा और उसकी एक कॉपी अवेलेबल करवानी होगी एप्लीकेंट को कि क्यों हमने आपको रजिस्ट्रेशन से डिक्लाइन कर दिया। और अगर कोई बंदा IRDA के इस कदम से आहत है तो 30 दिन के अंदर अंदर अपील कर सकता है। कहां पर? अपीलेट ट्रिब्यूनल में। और अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाकर अपील कर सकता है कि साहब मुझे IRDA ने क्यों रिफ्यूज कर दिया ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट से, जबकि मैं सारी चीजों में कंफर्म्ड हूं और उनका जो डॉक्यूमेंटेड रीजन मेरे पास आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो हमें रजिस्टर्ड नहीं करना चाहते हैं, वो मेरी समझ से बाहर है, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील लगा सकता है। तो ये था रजिस्ट्रेशन का लफड़ा। हाउ रजिस्ट्रेशन विल बी देयर? एक पर्सन को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अगर वो किसी भी क्लास ऑफ इंश्योरेंस कंपनी में रजिस्टर करना चाहता है IRDA में, उसे डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद IRDA कंट्रोलर को बोलेगा कि आप देखें कि क्या इसको रजिस्ट्रेशन दिया जा सकता है। कंट्रोलर फाइनेंशियल पोजीशन, मैनेजमेंट का नेचर, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, कैपिटल स्ट्रक्चर एडिक्वेसी और जनरल पब्लिक को इंटरेस्ट बेनिफिटेड रहेंगे या नहीं, उनको देखते हुए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करेगा और इस तरीके से बंदे को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन अगर नहीं दिया जाता है तो लिखित में उसे कारण वापस दिए जाएंगे कि क्यों आपका सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं किया जा रहा है। और अगर पर्सन को ऐसा लगता है कि उसका सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन क्यों ग्रांट नहीं किया जा रहा है तो वो क्या कर सकता है? एक अपील लगा सकता है 30 दिन के अंदर अपीलेट ट्रिब्यूनल में। अब हम बात करते हैं कि क्या ये सर्टिफिकेट जो दिया गया है, ये सर्टिफिकेट कभी भी कैंसल हो जाएगा क्या ऐसे कोई कर्म होंगे जो ये कंपनी कर डालेगी या ये इंश्योरर कर डालेगा जिससे इसका सर्टिफिकेट खतरे में आ जाएगा और IRDA इसका सर्टिफिकेट सस्पेंड कर देगा या कैंसिल कर देगा पूरी तरह से, या 2-1 फैकल्टी के अंदर कैंसिल कर देगा? क्या कर देगा? सो लेट्स सी हाउ अ रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड। हेलो 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 हेलो। तो फ्रेंड्स, ये तो था ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, लेकिन अब क्या सर्टिफिकेट कैंसल भी हो सकता है? यस, अ सर्टिफिकेट विच हैज बीन गिवन मे बी कैंसल्ड और सस्पेंडेड। या तो सस्पेंड किया जा सकता है कि 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल आप मत कीजिए, या फिर कंप्लीटली टर्मिनेट भी किया जा सकता है। और कौन करेगा ये? डेफिनेटली कौन करेगा? IRDA। IRDA may cancel or suspend the registration of an insurer either wholly or insofar it relates to particular class of insurance। यानी IRDA may cancel, may suspend or cancel the registration, certificate of registration, either wholly or particular class of business। कब? ऐसे ही कभी भी सनक छूट जाएगी तब? नो। इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस, बहुत सारे केसेस हैं जिनमें ऐसा हो सकता है। अब ये जो केसेस है ना साहब, ये A, B, C, D, E, F, G, H, I, J and K,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कारण है। 11 कारण है जब IRDA कैंसल कर सकता है रजिस्ट्रेशन। एक पहले हुआ करता था सॉल्वेंसी मार्जिन, जो अब परिवर्तित हो गया है, लेकिन है वही सॉल्वेंसी मार्जिन नॉट मेंटेन्ड। सॉल्वेंसी मार्जिन मतलब असेट्स ओवर लायबिलिटी। एक इंश्योरेंस कंपनी को सेक्शन 64VA के अंतर्गत हर समय एक्सेस ऑफ असेट्स रखना चाहिए ओवर द लायबिलिटी। ये सॉल्वेंसी मार्जिन कहलाता है। इसमें बहुत लंबा चेंज आया है। पहले सॉल्वेंसी मार्जिन के रेशियोज कुछ अलग थे, अब कुछ और है। बट अगर सॉल्वेंसी मार्जिन आपने नहीं रखा है तो आप किसी भी वक्त इंसॉल्वेंट हो सकते हो, लोगों का पैसा डूब सकता है, इसलिए आपको बिजनेस करने से रोका जा सकता है। या इंश्योरर लिक्विडेशन में है या एक इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया है। कंपनी होती है तो लिक्विडेट होती है और बंदा होता है तो इंसॉल्वेंट होता है, ये आपको अच्छे से मालूम। और इंसॉल्वेंट उसके बोलने से नहीं, एडजज्ड इंसॉल्वेंट। एडजज्ड इंसॉल्वेंट मतलब कोर्ट ने उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया हो। आपको अगर अपने बिजनेस को ट्रांसफर करना है थ्रू अमलगमेशन, देन IRDA की परमिशन लेनी पड़ेगी। एंड IRDA परमिशन नॉट टेकन and transferred business to other enterprise by amalgamation. अमलगमेशन या किसी और तरीके से आपने अपना बिजनेस या सिग्निफिकेंट बिजनेस बिना IRDA के अप्रूवल के किसी और को दे दिया, तो फिर अब उन्हीं को करना है तो आप बंद हो जाओ। देन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट और प्रोविजंस और रेगुलेशंस। इस एक्ट के कोई भी प्रोविजन, कोई भी रेगुलेशन का आप पालन नहीं करते हो, कंसिस्टेंटली ब्रीच करते हो, डायरेक्टिव्स इशू किए गए हैं उन डायरेक्टिव्स को नज़रअंदाज करते हो, तो फिर आपका लाइसेंस क्यों न कैंसिल कर दिया जाए, रजिस्ट्रेशन क्यों न कैंसिल कर दिया जाए, ये भी एक बड़ी बात आती है। नाउ एक बंदे ने आपको क्लेम करके रखा हुआ है और एक अनडिस्प्यूटेड क्लेम को आप 3 मंथ से अनपेड रखे हुए हो, जबकि कोर्ट ने आपको ऑर्डर दे दिया है। डिस्पाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट, क्लेम नॉट पेड बियॉन्ड कितने दिन, 3 months of date of order। डेट ऑफ ऑर्डर से 3 महीने निकल गए और आपने कोई पेमेंट नहीं किया है। क्या कर रहे हो आप? कोर्ट की बात नहीं मान रहे हो, न्यायालय का अपमान कर रहे हो। आओ तुम्हारा अपमान करें, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते हैं। देन अब हमने तुमको कहा था कि होली सोली वही बिजनेस करना, तुमने अपने आप को एंगेज किया इन एनी अदर बिजनेस। एनी अदर बिजनेस में इंश्योरेंस के अलावा बिजनेस में आपने अगर अपने आप को झोंका तो हम आपको देंगे धोखा और हम आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ, हम क्यों धोखा देंगे, हम तो आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ
सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर ही देंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब अगर तुमने कोई भी डायरेक्शन इरडा एक्ट फॉलो नहीं किया, हाँ ऊपर जो था दैट इज एक्ट, दैट इज बी नंबर ना डी नंबर, एक्ट मतलब इंश्योरेंस एक्ट। अब यहां बोल रहे इरडा एंड इट्स डायरेक्टिव्स नॉट फॉलोड। देन कम्स, अगर आपने डिफॉल्ट किया विथ एनी रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, defaulted in Companies Act 2013 या फेमा एक्ट या मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इनके अंदर आपने कोई गड़बड़ की, फेमा 1999 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इनके अंदर अगर आपने, और एक और है नेशनलाइजेशन एक्ट, हाँ नेशनलाइजेशन एक्ट जनरल इंश्योरेंस का, अगर इसका फॉलो अप नहीं किया तो गए। एनुअल फीस आपको भरनी है, फेल टू डिपॉजिट एनुअल फीस, एनुअल फीस आपने नहीं भरी या इंश्योरर को डिक्लेयर्ड कन्विक्ट इन एनी अदर लॉ, अगर उसे किसी और लॉ के अंदर टाइमिंग इन फोर्स में कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस कर दिया गया है तो गया। और इंश्योरर अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो फिर, या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो अगर कॉन्ट्रावीन करता है प्रोविजन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, तो भी उसके हम ऑर्डर को क्या कर देंगे, कैंसिल। हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं 11 तरीकों में, 11 में से आधे तो एक्ट के वायलेशन है। अगर मैं एक्ट का वायलेशन गिनने जाऊं तो डी, मैं एक्ट का वायलेशन गिनने जाऊं तो जी, मैं एक्ट का वायलेशन गिनने जाऊं तो एच, और मैं एक्ट का वायलेशन गिनने जाऊं तो के। ये चारों तो एक्ट के वायलेशन, और अगर एक्ट के वायलेशन है तो वो अलग है, और अदर वायलेशन है वो अलग है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें आती है कि क्लॉज ए इसको अपन अलग कलर से लेते हैं, क्लॉज ए 1, क्लॉज डी 2, क्लॉज डी के बाद क्लॉज ए, क्लॉज डी, क्लॉज ई एंड क्लॉज एफ, एंड देन क्लॉज जी, एंड देन क्लॉज आई। ए, डी, ई, एफ, जी और आई, क्या क्या क्लॉजेस हैं, ए, डी, जी, आई। ए है सॉल्वेंसी मार्जिन नॉट मेंट, डी है कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट, ई है डिस्पाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्लेम नॉट पेड, एफ है एंगेज इन एनी अदर बिजनेस, जी है इरडा का वायलेशन, और आई है फेल टू डिपॉजिट द एनुअल फीस। देखा जाए तो ये सब इंश्योरेंस एक्ट के वायलेशन है, एक इंश्योरेंस एक्ट का वायलेशन है, ये भी इंश्योरेंस एक्ट का वायलेशन है, ये भी इंश्योरेंस एक्ट का वायलेशन है,
ये भी इंश्योरेंस एक्ट का वायलेशन है, ये भी इंश्योरेंस एक्ट और IRDA का ही वायलेशन है, और ये भी इंश्योरेंस एक्ट का वायलेशन है। ADEFGI इन केस में करना क्या है? मैंने भी आपको बताया कि दीज आर ऑल रिलेटेड विद इंश्योरेंस एक्ट। तो अब इनका करना क्या है, इनको कैसे ऑर्डर देंगे? देखो ऐसा है, यहां जाएगा नोटिस ऑफ डिसीजन। किन केसेस में? इस केस में, इस केस में, इस केस में, इस केस में, इस केस में और इस केस में जाएगा नोटिस ऑफ द डिसीजन। और नोटिस ऑफ द डिसीजन जो जाएगा वो किस दिन से इफेक्ट में आएगा, उस नोटिस के अंदर ही डेट लिखी हुई होगी, दैट इस दिन से आपका इंश्योरेंस बंद या कैंसल, यानी नोटिस ऑफ द डिसीजन विल कैरी अ डेट। और वो डेट क्या होगी? Such date not being less than 1 month, not more than 2 months. Not less than 1 month, not more than 2 months. 2 months from where? 2 months from the date of receipt of the notice. सिंपल। लेकिन अब इनका क्या होगा? बी सी देन एच देन जे देन के। बी liquidation or insolvency, fine. IRDA permission not taken and transferred the business of amalgamation to someone else, ठीक है। J, सॉरी, H जिसके अंदर B, C, J और के, तो बी सी जे एच भी आएगा, जे भी आएगा और के भी आएगा। इन सब केसेस में हम ऑर्डर सीधे पास करेंगे और ऑर्डर सस्पेंशन कैंसिलेशन जैसे ही सर्व हो जाएगा इंश्योरर को, उसी दिन से उसका बिजनेस सीज हो जाएगा। एज सुन एज सर्व, ऑर्डर सर्व्ड, बस जिस दिन ऑर्डर सर्व्ड हो गया उसी दिन बिजनेस क्या हो जाएगा? खत्म। ऑर्डर सर्व होते ही सस्पेंशन या कैंसिलेशन का ऑर्डर आ जाएगा। बिजनेस खत्म नहीं हो जाएगा, मतलब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो गोइंग कंसर्न वैसे ही खत्म हो जाना है। सो इसे कहते हैं सस्पेंशन या कैंसिलेशन। कितने केसेस में जो किससे रिलेटेड थे? दोज ऑल वर रिलेटेड डायरेक्टली विद द इंश्योरेंस एक्ट। उनके केस में तो उन्होंने कहा कि हम नोटिस भेजेंगे डिसीजन का और कहेंगे कि 1 महीने के बाद और दूसरे महीना खत्म होने से पहले आप अपना पूरा बोरिया बिस्तर बांध लें। तो दैट इज कॉल्ड कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट। अब बाकी बातें करते हैं कल।